समुद्र शांत था। लहरें धीरे धीरे चट्टानों से टकरा रही थीं, जैसे किसी राज को दबा कर रखे हुए हों। यूएस वर्जिन आइलैंड्स का वो छोटा सा द्वीप लिटिल सेंट जेम्स दिन में सुंदर लगता था, लेकिन रात में वो डरावना हो जाता था। ये कोई आम द्वीप नहीं था। ये उस आदमी का था जिसका नाम सुनते ही दुनिया दो हिस्सों में बंट जाती थी। उस आदमी का नाम जेफरी एप्स्टीन था। जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन का जन्म 20 जनवरी 1953 को ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में हुआ था। ब्रुकलिन उस समय मेहनतकश लोगों की जगह थी, सपनों और संघर्षों का इलाका था। उसका परिवार साधारण था। उसके माता पिता नौकरी पेशा थे, ईमानदार थे, किसी ऊंचे रसूख से जुड़े नहीं थे। बचपन में एप्स्टीन ज्यादा हंसता नहीं था, दोस्तों में घुलता नहीं था, अकेले रहना पसंद करता था। वो घंटों किताबों में डूबा रहता था, संख्याओं से खेलता रहता था। उसे लोगों से ज्यादा सिस्टम समझने में रुचि थी। स्कूल में एप्स्टीन तेज था। टीचर कहते थे ये लड़का आगे जाएगा, लेकिन आगे किस रास्ते से ये कोई नहीं जानता था। उसने कॉलेज में दाखिला लिया था, लेकिन वो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया था, डिग्री अधूरी छोड़ दी थी। ये उसकी जिंदगी का पहला बड़ा सवाल, क्योंकि आगे जो होने वाला था वो बिना डिग्री के नामुमकिन लगता था। 1970 के दशक में एप्स्टीन को डाल्टन स्कूल में नौकरी मिली थी। डाल्टन स्कूल न्यूयॉर्क का सबसे महंगा स्कूल था। अमीरों की अगली पीढ़ी यहाँ पढ़ती थी। एप्स्टीन वहाँ शिक्षक था, लेकिन वो सिर्फ बोर्ड पर लिखने वाला टीचर नहीं था। वो बच्चों की बातों से उनके घर की हालत समझता था, माता पिता की आंखों से उनकी हैसियत पढ़ता था। उसे जल्दी समझ आ गया था, अगर इन लोगों तक पहुंच बन गई तो जिंदगी बदल सकती है। डाल्टन स्कूल में रहते हुए एप्स्टीन ने एक बात सीख ली थी, पैसा मेहनत से नहीं, नौकरी से नहीं, पहुंच से बनता था। वो पार्टियों में जाता था, सही समय पर चुप रहता था, सही समय पर बोलता था। धीरे धीरे लोग उसे नोटिस करने लगे थे। डाल्टन स्कूल के बाद एप्स्टीन बेयर स्टर्न्स पहुंचा था। बेयर स्टर्न्स एक बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक थी, जहां आम लोग नहीं पहुंचते थे। यहाँ एप्स्टीन पहले ट्रेडर बना था, फिर अमीर क्लाइंट्स को संभालने लगा था। उसके क्लाइंट अरबपति थे, इंटरनेशनल बिजनेस करते थे, और यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य शुरू हुआ था। कुछ ही सालों में एप्स्टीन बहुत अमीर हो चुका था। उसका रहन सहन बदल चुका था, लेकिन सवाल वही था, इतना पैसा आया कहां से? आज तक कोई साफ डॉक्यूमेंट नहीं था, कोई पारदर्शी बिजनेस मॉडल नहीं था। बस इतना पता था कि वो अमीरों के लिए पैसा संभालता था और बदले में कुछ ऐसा पाता था जो पैसों से ज्यादा कीमती था। 1990 के दशक में एप्स्टीन की जिंदगी में गिस्लेन मैक्सवेल आई थी। गिस्लेन ब्रिटेन की हाई सोसाइटी से थी। उसके पिता रॉबर्ट मैक्सवेल मीडिया टाइकून थे। गिस्लेन बोलने में तेज थी, लोगों को जोड़ने में माहिर थी। एप्स्टीन और मैक्सवेल साथ दिखने लगे थे, साथ घूमने लगे थे, साथ नेटवर्क बनाने लगे थे। यहीं से कहानी ने अंधेरा पकड़ लिया था। गिस्लेन मैक्सवेल पार्टियां संभालती थी, मेहमान बुलाती थी, नए लोगों को लाती थी। एप्स्टीन पैसा देता था, जगह देता था, ताकत देता था। कोर्ट के अनुसार बाद में ये साबित हुआ था कि मैक्सवेल ने नाबालिग लड़कियों को एप्स्टीन के लिए तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी। उस समय ये सब पर्दे के पीछे था। एप्स्टीन ने यूएस वर्जिन आइलैंड्स में एक निजी द्वीप खरीदा था। उस द्वीप का नाम लिटिल सेंट जेम्स था। वो द्वीप बाहर की दुनिया से कटा हुआ था, ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। स्थानीय लोग कहते थे वहाँ कुछ ठीक नहीं है, लेकिन पैसे की आवाज हर शक को दबा देती थी। लिटिल सेंट जेम्स बाहर से एक सपने जैसा लगता था। नीला समुद्र, सफेद रेत, ऊंचे पेड़ और शांति थी। इतनी शांति की आवाज भी धीरे बोलती थी। एप्स्टीन उस द्वीप पर मेहमानों को ऐसे ले जाता था जैसे कोई अपना घर दिखा रहा हो। वो कहता था यहाँ कोई पाप नहीं है, सिर्फ आजादी है। लेकिन आजादी और अराजकता के बीच एक बहुत पतली रेखा होती थी। द्वीप पर आने वाले मेहमान आम नहीं थे। कोर्ट रिकॉर्ड और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वहाँ राजनेता, कारोबारी, प्रोफेसर और समाज के ऊंचे तबके के लोग आते थे। कुछ लोग एक दिन रुकते थे, कुछ लोग कई दिन। कागजों में ये सब छुट्टी, मीटिंग या रिसर्च कहलाता था, लेकिन स्थानीय कर्मचारियों ने बाद में जो बताया था वो कहानी को अलग दिशा में ले गया था। कोर्ट में दी गई गवाहियों के अनुसार द्वीप और एप्स्टीन के घरों में कई नाबालिग लड़कियां लाई गई थीं। वे लड़कियां गरीब परिवारों से थीं, मुश्किल हालात में थीं, आसानी से बहलाई जा सकती थीं। उन्हें कहा जाता था सिर्फ मसाज करनी है, कोई गलत बात नहीं है, अच्छे पैसे मिलेंगे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखाया जाता था, लेकिन बाद में सीमाएं टूटती जाती थीं, डर पैदा किया जाता था, चुप रहने के लिए पैसे दिए जाते थे। ये सब कोर्ट रिकॉर्ड और पीड़िताओं की गवाही में दर्ज था। गिस्लेन मैक्सवेल द्वीप पर सिर्फ मेजबान नहीं थी। गवाहियों के अनुसार वो लड़कियों को चुनती थी, उन्हें तैयार करती थी, नियम सिखाती थी। वो सख्त थी और वो एप्स्टीन के सिस्टम का एक अहम हिस्सा थी। बाद में अदालत ने माना था कि मैक्सवेल ने नाबालिग लड़कियों की तस्करी और शोषण में सक्रिय भूमिका निभाई थी। She said to me, you know, make sure that you give Jeffrey what he wants because Jeffrey always gets what he wants.
एप्स्टीन का खेल सिर्फ द्वीप तक सीमित नहीं था। उसके पास न्यूयॉर्क में विशाल मैंशन था, पाम बीच फ्लोरिडा में आलीशान घर था, वहीं लड़कियां लाई जाती थी, वही पैटर्न दोहराया जाता था। पाम बीच में पहली बार फुसफुसाहट तेज हुई थी। 2005 में एक लड़की के माता पिता ने पाम बीच पुलिस में शिकायत की थी। जांच शुरू हुई थी, नाम ऊपर तक जाने लगे थे। 2008 में एप्स्टीन को 13 महीने की सजा मिली थी, लेकिन वो सजा ऐसी जिसमें एप्स्टीन दिन में बाहर रहता और रात को जेल में। लोगों ने तब कहा था, पैसे ने कानून को झुका दिया। Between 10 a.m. and 10 p.m., Fridays through Wednesdays, Jeffrey Epstein is allowed to leave his temporary home here at the Palm Beach County Stockade. 2008 के बाद एप्स्टीन कुछ समय के लिए चुप रहा था, लेकिन रुका नहीं था। उसका नेटवर्क फिर सक्रिय हुआ था। वही तरीके लौट आए थे। लड़कियां चुप रहीं, डरती रहीं या समझौते के पैसे लेकर पीछे हट गई थी। सिस्टम फिर से खामोश हो गया था। समय बदला, इंटरनेट आया, डॉक्यूमेंट्स लीक हुए, फ्लाइट लॉग सामने आए। इन सबको लोगों ने एक नाम दिया था, एप्स्टीन फाइल्स। फाइलों में नाम थे, तारीखें थीं, जगहें थीं, लेकिन हर नाम के साथ एक चेतावनी भी थी। नाम होना अपराध सिद्ध होना नहीं था। एप्स्टीन जानता था किससे दोस्ती करनी है, किसे नाराज नहीं करना है। उसके पास पैसे थे, पहुंच थी और शायद कुछ राज भी थे। इसलिए लंबे समय तक वो आदमी कानून से आगे चलता रहा था। एप्स्टीन जमीन पर ही नहीं, आसमान में भी अपनी दुनिया बनाता था। उसका निजी जेट सिर्फ एक विमान नहीं था, वो एक चलता फिरता ड्राइंग रूम था, एक उड़ता हुआ कॉन्फ्रेंस हॉल था। उस जेट का नाम था लोलिता एक्सप्रेस। ये नाम खुद में एक डर पैदा करता था, लेकिन उस समय ज्यादातर लोग इस पर सवाल नहीं उठाते थे। कोर्ट रिकॉर्ड और गवाहियों के अनुसार वो जेट बेहद आलीशान था। लंबे सफर के लिए तैयार किया गया था। उसमें बेड थे, शावर था, प्राइवेट कैबिन थे। ये जेट न्यूयॉर्क, पाम बीच, यूएस वर्जिन आइलैंड्स और कभी-कभी अंतरराष्ट्रीय जगहों तक उड़ता था। जो लोग उसमें बैठे थे वे जानते थे कि ये आम उड़ान नहीं थी। जब एप्स्टीन फाइलें सार्वजनिक हुई थीं, तब सबसे ज्यादा चर्चा फ्लाइट लॉग्स की हुई थी। A lot of flight logs, a lot of names. The Epstein flight logs. Some of these flight logs. इन लॉग्स में तारीखें दर्ज थीं, यात्रियों के नाम दर्ज थे, पायलट के हस्ताक्षर थे। इन नामों ने दुनिया को चौंका दिया था, लेकिन हर बार एक बात दोहराई गई थी, फ्लाइट में बैठना अपराध सिद्ध होना नहीं था। फिर भी सवाल उठना लाजमी था। फ्लाइट लॉग्स में बिल क्लिंटन का नाम कई बार दर्ज है। बिल क्लिंटन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, दुनिया के सबसे पहचानने योग्य चेहरों में से थे। क्लिंटन ने सार्वजनिक तौर पर कहा था, उन्होंने एप्स्टीन के किसी भी अपराध में भाग नहीं लिया था। We have no links. We have a very clear record that we've been willing to talk about, which my husband has said. कोर्ट रिकॉर्ड में उनके खिलाफ कोई आपराधिक दोष सिद्ध नहीं हुआ था, लेकिन जनता के लिए नाम और उड़ान खुद में एक सवाल बन चुके थे। ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रू एप्स्टीन की कहानी में सबसे विवादित नामों में से एक थे। एक पीड़िता ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। Said, "You're going to meet a prince today." I didn't know at that point that I was going to be trafficked to that prince. I just couldn't believe it. I couldn't believe that even royalty were involved. She says Prince Andrew abused her 2 more times. प्रिंस एंड्रू ने आरोपों से इनकार किया था, किसी अपराध को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन मामला अदालत तक पहुंचा था और अंततः सेटलमेंट पर खत्म हुआ था। उस सेटलमेंट ने कानूनी लड़ाई रोकी थी, लेकिन सवालों को नहीं। 1990 के दशक में एप्स्टीन के सामाजिक दायरे में थे। फ्लोरिडा की पार्टियों में वे साथ देखे गए थे, लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार ट्रंप ने बाद में एप्स्टीन से दूरी बना ली थी। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि वे उसके व्यवहार से सहमत नहीं थे। कोर्ट रिकॉर्ड में ट्रंप के खिलाफ कोई आपराधिक दोष सिद्ध नहीं हुआ था। उनका नाम सामाजिक संबंध में आया था, अपराध की पुष्टि में नहीं। एप्स्टीन फाइल्स में सिर्फ ये बड़े नाम नहीं थे, वहाँ वकील, बिजनेसमैन, शिक्षाविद और विदेशी नागरिक थे। कुछ लोग एक बार जुड़े थे, कुछ लंबे समय तक। हर नाम के साथ कहानी अलग थी और हर कहानी के साथ सच का स्तर अलग था। पहले मीडिया चुप था, खबरें दब जाती थीं, लेकिन समय बदला, इंटरनेट आया, डॉक्यूमेंट्स फैलने लगे थे, पीड़िताएं बोलने लगी थीं। एप्स्टीन अब सिर्फ अमीर आदमी नहीं था, वो एक खतरा बन चुका था। उसकी सुरक्षा अब कमजोर पड़ने लगी थी। 2019 में एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार किया गया था। Jeffrey Epstein is arrested in July 2019 on federal sex trafficking charges involving minors in the early 2000s. इस बार चार्ज फेडरल थे, सबूत ज्यादा थे, माहौल बदला हुआ था। उसकी दुनिया सिमटने लगी थी, पुराने दोस्त दूर होने लगे थे। वो आदमी जो कभी सबके बीच था, अब अकेला पड़ने लगा था। जेल के भीतर एप्स्टीन परेशान रहता था, चिंतित रहता था, क्योंकि वो जानता था अगर उसने बोला तो बहुत से लोग गिरेंगे, और बहुत से लोग ये नहीं चाहते थे। न्यूयॉर्क का मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर बाहर से एक साधारण जेल लगता था, लेकिन भीतर मोटी दीवारें थीं, कैमरे थे और नियम बहुत सख्त थे।
2019 में जेफरी एप्स्टीन को यहीं रखा गया था, जो कभी प्राइवेट जेट में उड़ता था, द्वीपों का मालिक था, दुनिया के ताकतवर लोगों के बीच बैठता था। अब वो आदमी एक छोटी सी कोठरी में बंद था। जेल में एप्स्टीन बदल चुका था। वो कम बोलता था, ज्यादा सोचता था, अक्सर अकेला रहता था। उसके पास वकील थे, डील की बातें थीं और एक बहुत बड़ा हथियार था। अगर वो अदालत में बोलता तो बहुत से नाम सामने आते, बहुत सी कुर्सियां हिलती। ये बात वो खुद भी जानता था और बाहर की दुनिया भी। 23 जुलाई 2019 को एप्स्टीन जेल में बेहोश पाया गया था। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार ये आत्महत्या की कोशिश थी। उसे बचा लिया गया, लेकिन इसके बाद जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। उसे सुसाइड वॉच से हटा दिया गया था, सामान्य सेल में रखा गया था। यहीं से सवाल पैदा होने लगे थे। 10 अगस्त 2019 की सुबह जेल के भीतर एक सन्नाटा था। गार्ड्स जब एप्स्टीन के सेल तक पहुंचे तो दरवाजा बंद था, अंदर कोई हलचल नहीं थी। जेफरी एप्स्टीन अपनी सेल में मरा हुआ पाया गया। आधिकारिक बयान में कहा गया था, मौत का कारण आत्महत्या। Jeffrey Epstein has died by suicide. This is according to numerous reports. मौत के बाद जो बातें सामने आईं, उन्होंने कहानी को और गहरा बना दिया। उस रात कैमरे ठीक से काम नहीं कर रहे थे, गार्ड्स समय पर चेक नहीं कर पाए थे, कई नियम टूटे। एक साथ इतनी गलतियां होना लोगों को अजीब लगा। एप्स्टीन की मौत के बाद सारी निगाहें गिस्लेन मैक्सवेल पर टिक गई थीं। वो छिपती रही, भागती रही, लेकिन 2020 में उसे गिरफ्तार किया गया था। 2021 में अदालत ने उसे दोषी ठहराया। मानव तस्करी और नाबालिगों के शोषण में उसकी भूमिका साबित हुई थी। Jeffrey Epstein investigation, Ghislaine Maxwell, she has been arrested now. Maxwell was among Epstein's closest associates and helped him exploit girls who were as young as 14 years old. अब वो सलाखों के पीछे थी और एप्स्टीन कब्र में। एप्स्टीन मर चुका था, लेकिन उसकी फाइलें जिंदा थीं। वे फाइलें कोर्ट में थीं, पत्रकारों के पास थीं, पीड़िताओं की यादों में थीं। हर फाइल एक सवाल पूछती थी, क्या कभी पूरा सच बाहर आएगा?